खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। पीडीएम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़े तौर पे इमरान खान से मुज़ाकरात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4 बजे तक की सियासी जमातों को मोहलत दी थी कि वो मुज़ाकरात करके इंतखाबात की, पंजाब असम्बली के इंतखाबात की कोई हतमी तारीख बताएं। और इस पर जमात इस्लामी के सरबरा अमीर सिराजुल हक साहब की भी दरख्वास्त ज़ेर गौर थी, जिसमें उन्होंने इंतखाबात एक ही वक्त, एक ही दिन, एक ही तारीख को कराने की दरख्वास्त की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो लेकिन क्योंकि किसी किस्म का कोई राब्ता मुज़ाकरात नहीं हो पाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़े कर दिया था कि 14 मई का जो उनका फैसला है जो दिया था वो बरकरार रहेगा अगर सियासी जमातें आपस में इत्तफाक राय पैदा करने में नाकाम हो जाती हैं। आज जब फजलुर रहमान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने ये भी बात की कि अगर इमरान खान साहब मान जाएं या हम इमरान खान साहब की बात मान जाएं, जैसे वो जल्दी इंतखाबात कराने की बात करते हैं, तब कोई एतराज़ नहीं होगा। और अगर इमरान खान साहब नहीं माने तो फिर 14 मई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। मौलाना साहब ने कहा कि अगर जबर किया गया उन पे, यानी कि जो उनके सारे के सारे इस वक्त सियासी लोग हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा हैं, उन पर कोई जबर किया गया तो ये मामला वो अदालत के बजाय अवाम की अदालत में ले जाएंगे और फिर देखेंगे वहाँ पर क्या होता है। तो पाकिस्तान की सियासत में जो एक भौचाली कैफियत पैदा की गई है वो बज़ाहिर इस वक्त जारी है, और जिसकी वजह से हमें बैनुल-अक़वामी सतह पे भी बहुत से चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। मिसाल के तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इंतहाई अहम दौरा सऊदी अरब मुलतवी हो गया, क्योंकि इस केस की वजह से और सियासी सूरत हाल की वजह से वो वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। इससे पहले भी हमने देखा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना दिया उस वक्त चाइनीज़ प्रेसिडेंट का दौरा भी मुलतवी हो गया था, वो यहाँ पर तशरीफ़ नहीं लाए थे, पाकिस्तान को खासी एम्बेरसमेंट हुई। तो ये सारे मामलात आपस में जुड़े हुए हैं, और इसमें जब हम बात करेंगे पार्लियामेंट की बालादस्ती की, जैसे आज वज़ीर आज़म साहब ने भी बयान जारी किया, तो फिर हमें अपने आप में भी देखना होगा कि आईन पाकिस्तान ने जो हुदूद मुतय्यन कर दी हैं क्या उस पर अमल पैरा हैं या नहीं है, या वज़ीर आज़म साहब का ये कहना कि पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनाती है और अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम का मैंडेट लेके आए हैं, तो कोई दूसरा इदारा उसको स्ट्राइक डाउन कैसे कर सकता है। गुफ्तगू करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करें हुमायूं खान साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सलमान गनी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर हुमायूं सरफराज चट्टा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर हुमायूं सरफराज चट्टा साहब, आपसे मैं अगर आगाज़ करूं, और आज जो बात हो रही थी लेकिन उसके जवाब में या उसके रद्द-ए-अमल में जो पीडीएम के सरबराह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि जी हमें इंसाफ तो चाहिए और इंसाफ के मतलाशी भी हैं, लेकिन हथौड़ा नहीं चाहिए। और साथ साथ ये भी कहा कि अदालत का काम पंचायत लगाना नहीं है, यानी कि सियासी जमातों को इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि कानून के मुताबिक ही बात करनी है। तो आज का जो ये टाइम दिया है या था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इस पर तो मतलब वो काम कुछ हो नहीं सका। अब आगे का हवाल थोड़ा सा मैं बताएं कि क्या होगा आगे चल के। देखिए, अगर तो आप लिहाज से पूछते हैं तो फिर तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट जो है वो दोबारा जब की हियरिंग होगी तो वो मुतल्लिका अदारों से यानी कि इलेक्शन कमीशन से इस मुतालिक पूछेगी कि जो आपको इलेक्शन का 14 मई की तारीख दी गई थी उसके बारे में उसकी पेशरफ्त क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो भी पेशरफ्त होगी उसके बारे में वो सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेगी। अगर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होता हुआ नजर आया फिर तो डेफिनेटली वो कहेंगे ठीक है जी आप इलेक्शन की तरफ चला जाएं। और अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है जैसे कि हुकूमत ने पहले भी मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उनके पास फंड नहीं है या सिक्योरिटी के मामलात थे, अगर इलेक्शन कमीशन दोबारा मंजूरी का इजहार करेगा तो फिर देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें फर्दर जो है वो किस तरफ मामला को लेके जाती है। बैरिस्टर साहब, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को 14 मई की अगर एक तारीख है और 14 मई की तारीख पर वो काम नहीं होता जिसका कहा गया है, तो कोई भी कार्रवाई अगर होनी है किसी के खिलाफ तो वो 14 मई के बाद ही हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, या उससे पहले ही कोई प्रीएम्प्टिव भी कोई ऐसी बात हो सकती है? नहीं, प्रीएम्प्टिव की बात नहीं है शहजाद साहब। देखिए, 14 मई को अगर जो इंतखाबात का अमल है उसको उस पर अमल दरामद कराने के लिए कई स्टेप्स हैं जो इलेक्शन कमीशन को लेने पड़ते हैं। यानी कि आप जैसे आज देखते हैं कि आज जो उम्मीदवार हैं वो मुख्तलिफ पार्टीज के उन्होंने पार्टी टिकट्स जमा करवा दिए हैं। नहीं सर, मेरा कहने का वो वक्त तो गुजर गया ना। इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा कि जी छपाई होनी थी, उसके लिए पैसे जारी होने थे, वो वक्त गुजर गया, पैसे जारी नहीं हुए उस मुद्दत के दौरान जो उसको टाइम चाहिए, वो बैलेट पेपर की प्रिंटिंग नहीं हुई, तो अब तो वो टाइम गुजर गया। मतलब ये तो बड़ा वाज़ेह हो गया। अगर चलें उस प्रिजम्पशन को लेकर आप चलते हैं जो आप कह रहे हैं कि अगर लेट से जो इलेक्शन कमीशन है वो इनकार कर देता है या बदूली का इजहार करता है
इनकार तो फिर बड़ा लफ्ज बन जाता है, बदूली का इजहार कर देता है। वो ये कहता है कि उसके पास वसाइल नहीं है या जो चीजें एक फेयर इलेक्शन कराने के लिए चाहिए वो इलेक्शन कमीशन को मुहैया नहीं है, तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन कासिर है इस चीज से कि वो जो है पुरअमन और फेयर इलेक्शन सूबे के अंदर करवा सके। तो फिर उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट को दोबारा ये देखना पड़ेगा कि जो इलेक्शन कमीशन जो जवाब बना के पेश कर रहा है, क्या वो उनका अगर जायज है तो फिर तो कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले को रिव्यू करना पड़ेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझता है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसका जो मुतालबा है या उसका जो जवाब वो पेश कर रहा है उसके पीछे कोई कानूनी वजूहात नहीं है, तो फिर डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट वेरी राइट। साहब मैं वापस आता हूँ। हुमायूं खान साहब, अब थोड़ी देर पहले जब मौलाना फजलुर रहमान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने तो खासी खुल के बात की है और अब बड़ा वाज़ेह है कि एक तरफ तो ये उन्होंने हुकूमत ने फैसला कर लिया या उनके पास पैसे नहीं है या पार्लियामान नफ का फैसला आ गया, अब इलेक्शन तो 14 मई पर बहुत मुश्किल नामुमकिन नज़र आ रहे हैं। अब आगे चल के ईद के बाद जब दोबारा से ये चीज़ें रिज्यूम होंगी तो आप क्या देखते हैं? देखिए, मामलात तो जो हैं पेचीदगी की तरफ ही जा रहे हैं। उसमें जो हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आई थी वो सिराजुल हक साहब की जो इनिशिएटिव था कि हम 3 मई को जो है एक APC बुलाते हैं, और उसमें कमेटीज़ भी बन गई, PMLN की तरफ से भी बन गई थी और PTI की तरफ से भी। लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी का भी बड़ा अच्छा रोल था और उसकी दूसरी तरफ जो है जमात इस्लामी ने खुद किया था। लेकिन चूंकि PDM बाकी जमातों का भी एक मजमुआ है और उसके जो हेड हैं उनकी तरफ से आज की जो स्पीच थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो बड़ी एग्रेसिव थी। और मैं समझता हूँ कि आप जो हमारे पॉलिटिशियंस की जो पब्लिक स्पीच होती है उसको और जो बैक चैनल के ऊपर जो गुफ्तगू के मामलात हो रहे थे उसको थोड़ा सा जो है हट के चलाना चाहिए। एक आपकी आवाम के लिए, कंजम्पशन के लिए है, और एक सियासत है जो विच इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी जिसको कहा जाता है। कुछ भी हो सकता है। आज मौलाना साहब ने जिस तरह अपनी तकरीर में बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया, उसी तरह एग्जैक्टली इमरान खान साहब जो हैं वो भी अपनी जो तकारीर करते हैं उसमें बहुत सख्त एतराज़ात करते हैं। PDM की तमाम जो कुव्वतें हैं, ये जो टॉप लीडरशिप है, लेकिन आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी PDM की उन जमातों की ओपिनियन की जो इमरान खान साहब से मुज़ाकरात नहीं चाहते। ये भी हमने देखा कि जब वो अपोजिशन में थे और उसके बाद जब हुकूमत में आए और फिर अपोजिशन में चले गए, जो उनकी लैंग्वेज रही है, जो वो इल्काबात देते रहे हैं, जो इल्ज़ामात लगाते रहे हैं और जिसको कई दफ़ा उन्होंने एक सियासी बयान के तौर पर भी एडमिट किया, तब तो अंडरस्टैंडेबल है कि ये लोग बात नहीं करना चाहते इमरान खान साहब से। देखिए, अगर तो आप सिर्फ न्यूमेरिक स्ट्रेंथ की तरफ जाते हैं तो जो सबसे बड़ी जमात है उसने तो अपनी जो है बाय टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वोट्स जो है, मैं PMLN की बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपनी कमेटी 2 सीनियर मेंबरान का वो कर दिया। उसके बाद जो दूसरी बड़ी जमात PDM की आती है वो पीपल्स पार्टी आती है। उसमें भी हमने उनकी तरफ से बहुत लचक देखी, जरदारी साहब के जो है तरफ से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से और बाकी जो उनकी लीडरशिप है कि गुफ्तगू की तरफ जाना चाहिए। मैं सिर्फ न्यूमेरिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, बाकी उस तरह और छोटी जमातें भी हैं। उस तरह अगर आप इस वक्त जो है PMLQ का जो वो वर्जन जो PTI में जम हो चुका है, परवेज इलाही साहब की तरफ से सुने तो वो भी बड़ी सीरियस गुफ्तगू करते हैं। अपने चौधरी साहब, अपने शेख रशीद साहब, उनकी जो गुफ्तगू आज हमने सुनी 2-3 दफ़ा उन्होंने तकरीर की, वो भी बड़ी एग्रेसिव थी। तो वो जिनके है उसको अगर आप उस सेंस में लें, अगर ये 2 बड़ी जमातें आपस में बात करने को तैयार हो जाती हैं तो मामला बेहतरी की तरफ जा सकता है। बिल्कुल ठीक। सलमान गनी साहब, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये भी बात की कि हमें अदालत से इंसाफ चाहिए लेकिन आप पंचायत ना लगाएं। मतलब मुखातिब थे इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को उन्होंने मुखातिब किया, दीगर जज साहिबान को, और कहा कि आप हमें इंसाफ दें, इंसाफ की बुनियाद पर हम आपके पास आएंगे, और गए भी थे। लेकिन अब ये बात कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो किरदार एक सामने हमारे इस वक्त आया है और जो इल्ज़ामात भी लग रहे हैं अदलिया के साथ उनके कोई ताल्लुकात के, तो इस कॉन्टेक्स्ट में अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस पर फुल स्टॉप लगा दी है आपके ख्याल में मुज़ाकरात पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, देखें, अगर आप हालात, वाक़यात, रुझानात और अदालती समाअत का गहराई से जायज़ा लें तो एक बात तो बड़ी खुल के सामने आ गई है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, और बाजे के अदालती फ़ैसले वही मौसर होते हैं जो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक हों और अदल इंसाफ पर मबनी हों। और मैं समझता हूँ कि अदालत ने 14 मई का फ़ैसला क्यों कर किया था, ये वो इसका जायज़ा लेंगे। जहाँ तक आप मौलाना फजलुर रहमान की बात कर रहे हैं तो मैं हुमायूं साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। आपका सवाल था कि जी जो PDM की दीगर जमातें, देखें, बाजे के बड़ी जमातें जो होती हैं उनके मकासद भी बड़े होते हैं, उनका किरदार भी बड़ा होता है।
अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डायलॉग की बात की है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उसके लिए कमेटी बनाई है, तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात को उनको इस तरह डोमिनेटिंग पोजीशन नहीं देनी चाहिए या उन्हें नहीं लेनी चाहिए कि उनकी जो इत्तेहादी है वो एम्बैरेसमेंट का शिकार हो। देखिए अदालत क्या कह रही है, अदालत को ये बात समझ लग गई है कि उनका फैसला जो था 14 मई का वो काबिल अमल नहीं रहा, इसीलिए वो भी डायलॉग की बात कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कंसेंसस कर ले और कंसेंसस से कोई डेट आ जाए ताकि वो भी सारे मामले से बच सके। अब बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान जो चाह रहे हैं भी किया आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जज साहिबान से। सलमान गनी साहब सवाल इसी के साथ ऐड कर लीजिएगा। एक और शिकवा भी किया मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जज साहिबान से कि अगर इमरान खान साहब मान जाएं तब तो ठीक है, अगर वो नहीं मानेंगे तो 14 मई, वो शिकवा कर रहे थे। तो इमरान खान साहब कहें कि मानना जो है वो लाजिम है। देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब मुखातब कर रहे हैं पाकिस्तान की कोर्ट्स को, और पाकिस्तान की कोर्ट्स के किरदार के आगे सवालिया निशान इसलिए खड़ा है कि सबसे ज्यादा इंसाफ इमरान खान साहब को मिला है। बल्कि शहजाद अगर मैं ये बात कहूं कि 2018 में जो इमरान खान साहब की हुकूमत बनी थी और बनाई गई थी वो भी बाज़ अदालती फैसलों के नतीजे में थी, इसलिए कि अदालत के अंदर एक ऐसा फैसला किया गया जिसके पाकिस्तान की सियासी तारीख पे, पाकिस्तान की मईशत पर बड़े मुज़िर असरात हुए हैं। वो नवाज शरीफ साहब की नाअहली का फैसला है और वो नाअहली के फैसले के सारे किरदार खुल के सामने आ गए हैं और अदालतों को ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए। देखिए पाकिस्तान की अदालतों की एक इज्जत व तकरीम है और उससे इज्जत व तकरीम को बरकरार रखने के लिए उन्हें फैसले अदल इंसाफ की बुनियाद पर करने चाहिए कि एक तरफ इमरान खान साहब पाकिस्तान के अदालतों से इंसाफ मिल रहा है और दूसरी तरफ अदालतों पर चढ़ाई करते नजर आए थे। क्या जुडिशियल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में क्या हुआ था, जहां जहां वो पेश होते रहे क्या वो जत्थे लेके नहीं जाते रहे? और मैं समझता हूं कि उन्होंने सबसे ज्यादा अदालतों पे असरअंदाज होने की कोशिश की है। अब बात है कि अदालतों जो ये पाकिस्तान की वो अदालतें हैं शहजाद जिनकी आजादी और खुद मुख्तारी के लिए ये आज जो हुक्मरान अलायंस की बड़ी पार्टीज ने स्ट्रगल की हुई है। जब जनरल मुशर्रफ साहब ने एक चीफ जस्टिस के उनकी इंतजामिया ने बाल खींचे थे, उन्होंने दीवार से लगाने की कोशिश की थी, तो ये पॉलिटिकल फोर्सेस सड़कों पर निकली थी कि इन्होंने कहा था कि हम अदालतों पर कतल बर्दाश्त नहीं करेंगे, वरना पाकिस्तान की अदालती तारीख तो सबके सामने है कि पाकिस्तान की अदालतों ने पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को तो नाअहल किया लेकिन पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप को, डिक्टेटर्स को वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते रहे और इस तरह का तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया कि पाकिस्तान के आईने पाकिस्तान में तरमीम का इख्तियार भी उनको दे दिया। देखिए मैं समझता हूं कि आज अगर चीफ जस्टिस साहब एक बात कर रहे हैं तो वो मामले को कंसेंसस से निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि वो कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहते जिससे खुद पाकिस्तान की अदलिया की जो अहमियत है, जो साख है, वो असरअंदाज हो। लिहाजा आगे की तरफ बढ़ने के लिए मैं समझता हूं डायलॉग का अमल ही कारगर है। बात है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब वो एक छोटी पार्टी है, वो तीसरे नंबर की पार्टी है, जब तक बड़ी पार्टी जो फैसले करेगी वही फैसले कारगर होंगे। बैरिस्टर साहब अभी इलेक्शन खबर ये आ रही है, मीडिया पे रिपोर्ट हो रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शायद कोई अपील का भी इरादा रखता है और जैसा कि 20 तारीख पे आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता, अगरचे एक इस पे 8 रुकनी बेंच का हुक्म इम्तना भी है, लेकिन हुकूमत का या पार्लियामान का ये मौक़िफ़ है कि वो बिल अपनी कानूनी शक्ल इख्तियार कर गया है और क्या अब उसके तहत कोई अपील फाइल हो सकती है आपके ख्याल में कानूनी तौर पे? देखिए की समझ है उसके मुताबिक का जो हुक्म इम्तना है वो फील्ड के अंदर है, यानी कि वो असर रखता है, लिहाजा जो हुकूमत है वो उसमें अपील तो दायर नहीं कर सकेगी। अब देखिए उसमें एक और मसला है कि जो अपील है वो भी सुप्रीम कोर्ट के फोरम में ही दायर होती है और उसको डील फिर चीफ जस्टिस ने और उसी रजिस्ट्रार ने करना है। तो लिहाजा वो कानून जो है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है जिस अदारे ने करनी है, अगर उसने पहले ही इसके ऊपर कोई कदगन लगा दी है, किसी किस्म की उसको रोक दिया है, तो मेरी समझ से बालातर है कि हुकूमत में फर्दर किस तरह प्रोसीड करेगी। इसमें एक बात पे मैं सलमान साहब से जरूर एग्री करता हूं कि अदालत जो है उससे जो कानून जो है वही अच्छा समझा जाता है जो मुआशरे के अंदर बेहतरी का किरदार अदा कर सके। तो अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो या तो सबके साथ एक जैसा सलूक करे, किसी भी पार्टी का कोई फर्द हो
उसके साथ एक जैसा सलूक करे, ताकि ये जो एक आवाज उठाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, वो उनका ये तासुर जाहिल हो सके और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसका जो असल किरदार है वो उसकी तरफ जा सके। लेकिन अब आप देखिए ना, इसमें एक फरीक और भी शामिल हो गया, और बहुत अहम फरीक, वो फरीक जिसका ताल्लुक आपका भी जिससे ताल्लुक है, यानी कि वकला बरादरी। अब वो यूनानिमसली ये बात कर रहे हैं कि अगर ये हुक्म इम्तना वापस नहीं होता तो हम तहरीक चलाएंगे, और बड़ा रेयर होता है कि सिटिंग जजेस या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वकला कोई ऐसी तहरीक चलाएं। इससे पहले हमने देखा उनके हक में या उनके मुफादात में के हक में या जो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द जुडिशरी भी वकला ने काम किया हमेशा। देखिए, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि ये जो मामला है, शायद इसी पीटीवी में किसी प्रोग्राम में या किसी और चैनल पे कह चुका हूं कि ये जो डिमांड्स हैं, जो अभी ये जो एक्ट पास किया गया है, ये डिमांड की पूरी यूनानिमसली पूरी लॉयर्स कम्युनिटी की थी, और ये आज से कई साल पहले ये मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस आ चुकी थी कि तो चीफ जस्टिस की जो ताकत है बेंच बनाने की, उसको उसके जो है चेक एंड बैलेंस उस पर होना चाहिए, ताकि ये जो इल्जाम बार बार चीफ जस्टिस पे लग रहे हैं, ये इसका सिलसिला बंद होना चाहिए। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो बार बार मुख्तलिफ सियासी मामलात में जो उसकी इंटरफेरेंस है, वो उसका जो असल जो उसका मकसद है अवाम को रिलीफ देना, वो मुतासर हो रहा है इस सारी सिचुएशन के अंदर। तो लिहाजा बीइंग ए लॉयर मेरी तो यही ख्वाहिश है कि सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द अपने आप को इस सारे मामले से रेस्क्यू करना चाहिए, और सियासतदानों का जो काम है वो उन्हीं को करना चाहिए। हुमायूं साहब, अब जैसे मैंने बात की, बस पाकिस्तान का दौरा सऊदी अरब मुलतवी हो गया, और वो इस सियासी जो महाजराई की कैफियत पैदा की, इसकी वजह से पाकिस्तान में चंद ममालिक में से है सऊदी अरब, जो हमेशा पाकिस्तान की मदद को आता है मुश्किल वक्त में, और इस दौरे का ना होना या ताखीर से होना वो हमारे चैलेंजेस में क्या इजाफा करेगा या नहीं? देखें, ये तो शायद वक्त हमें बताएगा बेहतर कि एक तो ये है कि एक बरादर इस्लामिक कंट्री जो कि हमेशा से, जैसे आप कह रहे थे कि जब भी पाकिस्तान को किसी किस्म का भी मसला पेश आया, उन्होंने आपको डेफर्ड पेमेंट में ऑयल दिया, उन्होंने यूएन के अंदर बात की, उन्होंने ओआईसी के कॉन्टैक्ट ग्रुप है कश्मीर, उसमें आपकी बात की, उन्होंने जो है मीडिएशन कराने की कोशिश की अगर आपके ताल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ ख़राब होते हैं। अभी इस वक्त जो हम जिस इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर गुजर रहे थे, तो उसमें उन्होंने जो है $2 बिलियन पहले दिए, अब डेफर्ड पेमेंट ऑयल के ऊपर, और अब $2 बिलियन कैश दिया स्टेट डिपार्टमेंट को। तो ये एक खैर सगाली का एक विजिट था जो प्राइम मिनिस्टर ने करना था, ये डिले हो गया। उसकी रीजंस भी हमें पता है कि यहाँ पे जो एक जुडिशल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो बना हुआ है, उसको देखने के लिए प्राइम मिनिस्टर रुक गए। वक्त बताएगा कि ये कितना बेहतर फैसला था, लेकिन ऑब्वियसली इट सेंड्स अ वेरी रॉन्ग सिग्नल कि हम जो है आपको जो माशी हालात से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। और इस वक्त जो है सऊदी अरब के अगर आप देखें तो सऊदी अरब सिर्फ अकेला वो नहीं है, यूएई, ये जीसीसी कंट्रीज़ को एक इकट्ठा आप ले लें, उसके बाद रिसेंटली जो रिप्रोचमा हुआ ईरान और सऊदी अरेबिया को, और एम्बेसीज खुलने वाली हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ी जो है डेवलपमेंट हो सकती है अगर ये दोनों ममालिक मिलकर पाकिस्तान के साथ करें। हमारी जो प्रॉक्सी वॉर अफगानिस्तान के अंदर चल रही, पाकिस्तान के अंदर और बाकी ममालिक के अंदर, तो सऊदी अरब के साथ इस वक्त ताल्लुकात को बेहतर बनाना बड़ा जरूरी था। इसी में इलेक्शन पहले बाद में इमरान खान साहब क्या कहते हैं, फलाना क्या कहता है, उसमें फंसे रहेंगे तो हम ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को दोबारा लूज नहीं कर देंगे। जी, लूज कर रहे हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली लूज कर रहे हैं। अब देखें कि दुनिया के हालात कितने अजीब हुए हैं और एक पूरी कैंप पॉलिटिक्स बन गई है, और उसमें आपके जो करीबी दोस्त हैं उनके साथ आपके राब्ते बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं। क्यों? मुल्क के अंदर हालात, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो इजाज़त नहीं देती कि आप मुल्क के छोड़ के चले जाएं। अभी आर्मी चीफ ने भी मोस्ट लाइकली जाना है कुछ अरसे के बाद, चाइना में उनका एक विजिट है जो बड़ा लॉन्ग अवेटेड विजिट है, वहाँ पे गुफ्तगू हो रही है और वो डिले होता रहा पिछली बहुत सारी वजूहात की बिना पे। नेशनल सिक्योरिटी की जो 2 कमेटीज़ की जो मीटिंग हो चुकी है उसमें भी ये बात आई कि मुल्क के अंदर एक ऑपरेशन की ज़रूरत है और एक फुल फ्लेज कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन होना है। एक सवाल और फिर सलमान साहब के पास जाता हूँ, ये कि कितना ज़रूरी होता है कि आपका कोई भी नुमाइंदा, चाहे वज़ीर आज़म हो, वज़ीर ख़ारजा हो या कोई भी हो, वो एक भरपूर पॉलिटिकल मैंडेट लेके किसी भी मुल्क में जाए और बात करे। आज दफ्तर खारजा ने कंफर्म किया कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी SCO समिट में नेक्स्ट मंथ इंडिया जाएंगे। अब अगर उनके पास वो मैंडेट, या पाकिस्तान में अगर सियासी सूरत हाल बेहतर हो, तब ये कितना प्रोडक्टिव साबित हो सकता था विजिट, और अब वो जब जाएंगे तब इसके क्या
एब्सोल्युटली इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी की एक्सटेंशन होती है। अगर आपके मुल्क में अपने हालात ठीक नहीं और आप एक एक दिन की जो सोच रहे हैं कि शायद कल को आपको जो है सुप्रीम कोर्ट जो कि आपकी एपेक्स एक इदारा है वो आपको नाअहल करा दे किसी भी वजह से कंटेम्प्ट लगा के, और वहाँ जाके आप गुफ्तगू कर रहे हो और पीछे आपके ऊपर जो है राइट्स चल रहे हो, इकॉनमी की सिचुएशन जिसका हम जिक्र कर चुके हैं वो ख़राब हो, तो उनकी जो बार्गेनिंग पावर होती है वो बड़ी वीक होती है। तो बात यही बार बार हम कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी होती और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मौजूद होती तो प्राइम मिनिस्टर का दौरा बिलावल भुट्टो जरदारी एससीओ में जा रहे हैं तो एक बहुत बेहतर तरीके से नेगोशिएट करेंगे। अदरवाइज वहाँ उनसे सवाल यही होंगे कि आप 4 दिन है, 5 दिन है, 15 दिन है, हम आपसे जो बात या जो साइड लाइन पे जो मीटिंग होनी है वो करेंगे। उस सूरत में अगर हमें पता हो कि आप अगले 2-3 साल इस रहेंगे। पे एक आध सवाल और मैं जरूर आपसे करना चाहूंगा, लेकिन पहले सलमान गनी साहब, अब जो गुफ्तगू इस वक्त चल रही है या बात हो रही है, तहरीक इंसाफ का मुतालबा भी है कि जी तौहीन अदालत की बुनियाद पर हुकूमत को फारिग कर दिया जाए, वजीर आजम को, काबीना को। लेकिन अब बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पैसे मांगे, काबीना ने पैसे जारी करने के लिए कौमी असम्बली से रुजू किया, कौमी असम्बली यानी पार्लियामान ने हुकूमत की इस तजवीज़ या दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। तो अब अगर 14 मई की डेडलाइन जो है, डेट वो नहीं होती और अगर सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस मामले को देखती है तो वो क्या पार्लियामान को बहैसियत इदारा इस फैसले को देखा जाएगा, या जो एग्जेक्टिव जिन्होंने ये फैसला मतलब करने में नाकाम रहे पार्लियामान की वजह से उनको देखा जाएगा? देखिए शहजाद, अभी हुमायूं साहब ने जहाँ पर बात ख़त्म की है वो ये थी कि पाकिस्तान में अगर सियासी इस्तेहकाम होता तो ख़ित्ते के अंदर या दीगर ममालिक के साथ हमारे जो तल्लुकात ज़्यादा मौसर होते। ये सारा सियासी अदम इस्तेहकाम क्यों कर तारी हुआ, किसकी वजह से तारी हुआ, मकासद क्या थे? देखें, हम बड़े बड़े जुडिशल कमीशन बनाते हैं, क्या इस बात पे जुडिशल कमीशन नहीं बनना चाहिए जिसके सबसे ज़्यादा मुसिर असरात पाकिस्तान की मईशत पर हुए? अगर आप इजाज़त दें तो मैं सऊदी अरब के हवाले से बात करना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं खुद आज सुबह उम्रे की अदायगी के बाद पाकिस्तान वापस पहुँचा हूँ। मेरी वहाँ पर नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई है। देखें, परेशानी वाली बात इसलिए नहीं है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बड़े जज्बाती रिश्ते हैं, वहाँ पर लाखों की तादाद में पाकिस्तानी उम्रा की अदायगी के लिए मौजूद थे। और एक बात जो मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ कि मैंने पाकिस्तानियों को खाना काबा के साथ लिपटे हुए पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं करते देखा है। आम पाकिस्तानी के जज्बात तो ये हैं, लेकिन असल जज्बात तो ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के होने चाहिए थे। आज अगर पाकिस्तान गैर मुस्तहकम हुआ है तो शहजाद साहब ये तल्ख हकीकत हमें अपने नाज़रीन को बतानी चाहिए। ये पाकिस्तान के अवाम की वजह से नहीं है, ये पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप की वजह से, जिनके अपने अपने सियासी मफादात होते हैं और वो सियासी मफादात के तहत अदारों को भी टारगेट करते हैं और अदारों को तोड़ भी देते हैं। आज पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार और खलफशार है सियासी लीडरशिप की वजह से पैदा हुआ है। जहां तक आप पार्लियामेंट की बात करते हैं शहजाद, पार्लियामेंट बड़ी मजबूत होनी चाहिए, खुद मुख्तार होनी चाहिए, आज़ाद होनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट को जो अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी के तहत इस्लाहात करनी चाहिए थी, इक़दाम करनी चाहिए थे, वो माजी के अंदर नहीं हुए। पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर आने से गुरेजा रहे हैं। यही वजह है कि आज पाकिस्तान के दीगर अदारे जो है वो पार्लियामेंट पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पार्लियामेंट साहब से मुलाकात हुई है रिसेंटली, आपने खुद अभी बताया, तो मैं जरूर एज ए जर्नलिस्ट ये जरूर जानना चाहूंगा कि आपने यकीनन उनसे वो सवाल किया होगा कि वो पाकिस्तान कब तशरीफ ला रहे हैं। शहजाद देखिए, बहुत सारी बातें हुई हैं। मैंने उनसे 2 दफ़ा ये सवाल किया है कि मियां साहब अब आपको पाकिस्तान आना चाहिए। उन्होंने पूछा कि आपके ख्याल में मुझे आना चाहिए, मैंने कहा जी 100% आपको आना चाहिए। इसलिए देखें, ये शख्स वो प्राइम मिनिस्टर रहा है पाकिस्तान का 3 दफ़ा जिसकी हुकूमत डिलीवर करती नजर आती थी, जो ये सोचता था कि पाकिस्तान के अवाम अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। आज अगर नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान में जरूरत है तो इसीलिए है। और बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद, चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ।
आज माह शवाल मुकर्रम 1444 हिजरी के चाँद की रोयत का शरई फैसला करने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान का इजलास मेरी ज़ेर सदारत दफ्तर वजारत मजहबी अमूर व बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी हुकूमत पाकिस्तान कोसार कम्प्लेक्स पाक सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। इजलास में मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान और जोनल रोयत हिलाल कमेटी इस्लामाबाद के जो अरकान शरीक हुए उनके अस्माए गरामी ये हैं: मौलाना हाफिज़ अब्दुल गफ़ूर, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर, मुफ्ती फ़ज़ल जमील रिज़वी, मौलाना यासीन ज़फ़र, डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी, मुफ्ती फ़ैसल अहमद, मौलाना अब्दुल रऊफ़ मदनी, मौलाना अब्दुल मालिक बरोही, मुफ्ती यूसुफ काश्मीरी, मुफ्ती अली असगर अत्तारी, मुफ्ती ज़मीर अहमद साजिद, पीर सैयद शाहिद अली जलानी, मौलाना असद ज़करिया कासमी, साहबजादा सैयद हबीबुल्ला चिश्ती, मुफ्ती कारी महरुल्ला, मौलाना अशरफ अली शामिल थे। ज़ोनल रोयत हिलाल कमेटी इस्लामाबाद मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नईमी, मुफ्ती अब्दुस्सलाम जलाली, अल्लामा सज्जाद हुसैन नकवी, मौलाना हारून रशीद बालाकोटी, जबकि राब्ते के फ़राइज़ डीजी वजारत मजहबी अमूर पाकिस्तान सैयद मुशाहिद हुसैन खालिद ने, और जबकि फ़नी मुआवनत के लिए महकमा मौसमियात से चीफ मैक डॉक्टर सरदार सरफराज, महकमा स्पार्को से ग़ुलाम मुर्तज़ा और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी खिदमात सर अंजाम दी। इसके अलावा पाकिस्तान भर में जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास उनके मुतल्लिका हेडक्वार्टर्स लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में मुनक्किद हुए। आज पाकिस्तान के अक्सर और बेशतर मकामात पर मतला साफ रहा और कुछ मकामात पर मतला अबर आलूद भी रहा। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह शवाल मुकर्रम का चाँद नज़र आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम शवालुल मुकर्रम 1444 हिजरी 22 अप्रैल 2023 बरोज़ हफ्ता को होगी और इंशाअल्लाह ईद उल फितर का दिन होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस शवालुल मुकर्रम के इजलास को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। मैं तमाम अहले इस्लाम को आने वाली जो यकम शवालुल मुकर्रम को ईद उल फितर की खुशियों पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आएँ हम सब मिलकर मुल्क पाकिस्तान के लिए आज जो पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं उनके लिए
वज़ीर साहब। और उनकी नजात अल्लाह तबारक व तआला उन चैलेंजेस से नजात इस पाकिस्तान को अता फरमाए, उसके लिए दुआ करेंगे। और आज हम बहुत ही प्यारे दोस्त और वज़ीर वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर बैनुल मज़ाहिब हम आंगी पाकिस्तान हज़रत मुफ्ती अब्दुश्शकूर मरहूम शहीद रहमतुल्लाह अलैहि ताला के लिए भी हम ख़ास दुआ और मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। बहुत ही अजीम इंसान थे, उन्होंने बैनुल मसालिक बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए और हज के हवाले से जो उन्होंने खिदमात पाकिस्तान के लिए पेश की, यकीनन वो खराज तहसीन के लायक हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 22 अप्रैल बरोज़ हफ्ता होगी। मुल्क भर में कहीं से भी चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद अब से कुछ देर पहले न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इससे पहले चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ और इजलास के बाद चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया कि शवाल का चांद नजर नहीं आया और ईद उल फितर 22 अप्रैल बरोज़ हफ्ता होगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। इत्तेहादी हुकूमत का एक साल, सियासत नहीं रियासत। इत्तेहादी जमातों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। 4 साल से जो अवाम थी परेशान, उनके लिए किया सफर आसान। मुश्किल फैसलों का बोझ उठाया। इस मखलूत हुकूमत ने शबाना रोज कोशिश करके पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। बंद पावर प्लांट्स को फिर से चलाकर रुके हुए सब रास्तों को बनाया। फिर एक बड़ी आफत ने घेरा, लेकिन अपनों को संभाला, उससे निकाला। दुनिया को ये मुश्किल समझाई, तभी वो हमारी मदद को आई। वतन की खोई शान बढ़ाई, अपने परचम को इज्जत दिलाई। सीपैक को फिर से किया रवां, खुश और खुशहाल हुआ किसान। बढ़ेगा फिर से नौजवान। नई तरक्की की रखी बुनियाद, किए लाखों गरीब खानदान आबाद। मुफ्त आटा मुस्तहिक तक पहुंचाया। अमन का अज़्म किया है फिर से, इस्लाहात का विजन है आगे बढ़ाया। हम इंशाअल्लाह दिन रात मेहनत करेंगे, दिन रात कोशिश करेंगे आपके साथ मिलकर, और पाकिस्तान को जरूर हम इंशाअल्लाह कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे। खिदमत का अज़्म जीतेगा, दौर सुनहरा लौटेगा। इत्तेहादी हुकूमत का एक साल, सियासत नहीं रियासत। हुकूमत पाकिस्तान। शहबाज शरीफ साहब पंजाब के कामयाब तरीन चीफ मिनिस्टर इसलिए थे कि उनके भाई साहब ऊपर प्राइम मिनिस्टर थे। पॉलिसीज वो बनाते थे, इकदाम ये करते थे। मैं समझता हूं कि सऊदी अरब के हवाले से इसलिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए कि जब हम ये कहते हैं कि लाखों की तादाद में पाकिस्तानी वहां थे, तो उनके ज़र मुबादला में भी इजाफा होता है। देखिए वहां का MBS जो है वो सऊदी अरब को सामने रख के अपनी पॉलिसीज और इकदाम करते हैं। पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप पाकिस्तान के मफादात क्यों नहीं देखती? और आज जो मामला कोर्ट के अंदर डिस्कस हो रहा है, शहजाद मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या ये मामला कोर्ट में डिस्कस होने वाले थे? क्या ये मामला पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होने चाहिए थे? ये सारे फरीक क्या पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं है? एक शख्स ऐसा है जो कहता था मैं नहीं मानूंगा, और अब उसने, मैं समझता हूं कि हर दर पे जाके देख लिया, चूंकि हर दर को उसने टारगेट किया था। अब वो पसपाई इख्तियार करता नजर आ रहा है। अब वो अक्टूबर की बात भी कर रहा है। मैं समझता हूं कि आईने पाकिस्तान आज की सूरत में आपके पास नुस्खे कीमी है, और पार्लियामेंट को इस तरह पार्लियामेंट पे बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। आज अगर सलमान गनी साहब के आईने पाकिस्तान ही वो जरिया है कि जिसकी
तहत और जिसकी रोशनी में हम आगे बढ़ सकते हैं। बैरिस्टर साहब, ये सवाल जो मैंने सलमान साहब से किया, मैं चाहता हूँ आइन कानून की रोशनी में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स जारी नहीं हुए, हुकूमत ने फंड्स जारी करने की कोशिश की, लेकिन कौमी असम्बली ने उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दरख्वास्त कर रही है कि जी आप तौहीन अदालत लगा के वज़ीर आज़म और काबीना को फारिग करें। अब लेकिन ये तो पार्लियामान का फैसला है, पार्लियामान ने जो मालियाती बिल है उसको मुस्तरद कर दिया। तौहीन अदालत वज़ीर आज़म या काबीना पे कैसे लग सकती है? देखिए, ये बिल्कुल ये मामला जो है ये अदालत के अंदर उठाया जाएगा और जनरल साहब ने पिछली मेरे ख्याल से जो 2-3 दिन पहले जो हियरिंग हुई थी उसमें उनका भी नुक्ता नजर यही था कि वफाकी काबीना ने अप्रूवल देने के बाद मामला जो है वो असम्बली को दे दिया था। उन्होंने इसकी इजाजत नहीं दी तो उन्होंने फिर कहा कि एक दफा फिर हम भेजेंगे कौमी असम्बली को और जो कौमी असम्बली इसमें रेकमेंड करेगी उसके मुताबिक जो है वो फैसला वहाँ पर बता दिया जाएगा कि कौमी असम्बली क्या फैसला करती है। तो लिहाजा ये एक किस्म का गवर्नमेंट ने कौमी असम्बली जो है उसका सहारा लेने की कोशिश की है। अब ये जो अगर कानूनी नुक्ता नजर से मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए एक जो इशू है या जो भी किया या उन्होंने बिल पेश किया ये एक अलग डिबेट है। मेरा सवाल ये है कि कौमी असम्बली ने हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अब इसके ऊपर आप कहें कि जी क्योंकि अक्सरियत का एतमाद खो दिया, वो एक अलग बहस है, लेकिन एक फैसला जो है कौमी असम्बली का है। देखिए, कानून में हमेशा कई दफा दो किस्म की बहसें होती हैं। एक होती है जो प्योर लिटरल लॉ की बहस होती है, एक होती है जो मॉरल बेस्ड बहस होती है। अब सलमान साहब या हुमायूं साहब जो बात कर रहे हैं वो है मॉरल बेस्ड बहस है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, अब मैं जो आपको बात बता रहा हूं वो है क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है इस सारे मामले के। सर मैं एक इसको सिंप्लीफाई कर दूं, अगर मैं शायद सही तौर पे अपना सवाल समझा नहीं पाया आपको। मैं चला जाए जी सर, मेरा ये सवाल है, सुप्रीम कोर्ट अगर नाअहली की तरफ चला जाए तो कौन सा कानून है जो सुप्रीम कोर्ट को उस फैसले से रोक सकता है? मेरा सवाल एक ये है कि अगर कौमी असम्बली ने हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद की है, यानी कि कौमी असम्बली ने हुकूमत को ये बताया है या हुक्म दिया है कि आप पैसे जारी नहीं कर सकते, तो कौमी असम्बली को कैसे अदालत जो है वो कुछ कह सकती है? मतलब मैं ये समझना चाह रहा था आपसे, कोई इंडिविजुअल का फैसला नहीं है, ये एक इदारे का फैसला है। सर मैं आपको बता देता हूं, देखिए दो चीजें, एक तो ये है कि जो कौमी असम्बली का ये जो उस बिल को रिजेक्ट करना था वो उस तरह सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ऊपर उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं बनती। ये मामला था, प्राइम मिनिस्टर ने सिंपली अगर कानूनी तौर पे बात करें तो स्टेट बैंक को कहना था कि 21 अरब रुपए अगर आपके अकाउंट में हुकूमत के मौजूद हैं तो वो रिलीज कर दें इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन फंड के नाम पे। ठीक है, ये तो एक सिंपल सी बात यहाँ तक क्लियर होगी। बात ये हो रही है कि क्या मतलब बगैर किसी अप्रोप्रिएशन के, मंजूरी के, मालियाती बिल से हट के वजीर आजम कोई बादशाह सलामत तो नहीं है कि वो हुक्म दे कि जी आप 21 अरब रुपए जारी कर दें? उसके लिए कहीं ना कहीं से मंजूरी आपने लेनी है, वो कहां से लाएंगे आप? देखिए, ये तो आपका एक मौक़िफ़ है ना जो आप कह रहे हैं, कानूनी तौर पे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है जो आप कह रहे हैं। कौमी असम्बली से मंजूर करवाने की कोई कानूनी शिक ना आइन के अंदर मौजूद है और ना बजट से ज्यादा पैसे खर्च करती है तो उसकी मंजूरी अगले बजट के दौरान हुकूमत लेती है कौमी असम्बली से। आप वो पहले ले लें, बाद में ले लें, ये आपकी सवाबदीद है। देखिए शहजाद साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक किस्म की कानूनी एक आर्ग्यूमेंट बनता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, शायद इसीलिए इसका सहारा लिया जा रहा है। लेकिन मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर भी अगर इसके ऊपर तबसरा करूं तो सुप्रीम कोर्ट के रास्ते में ये चीज रुकावट नहीं बनेगी आईनी तौर पर भी। पॉइंट वेल टेकन सर, पॉइंट वेल टेकन। हुमायूं साहब, टू एससीओ समिट और वजीर आज़म का इस पे भी थोड़ा सा एक कमेंट करना चाहूंगा। प्लीज गो अहेड। ये देखें, ये जो इस वक्त जिस जगह पे हम पहुंच चुके हैं, ये इसकी बनने की रीज़न भी यही है कि कानून के अंदर जो एक तो जजेस जो मौजूद साहिबान हैं, जो फुल बेंच है, उनके अंदर अपना इख्तलाफ शुरू हुआ था कि हमने जो है 184(3) के तहत सूमोटो लेना है कि नहीं। अच्छा, ये लिया कहाँ गया था? ये पूरी बहस शुरू हुई थी कि एक CCPO लाहौर हैं, उनकी तकर्री के ऊपर मामला स्टार्ट हुआ था, वहां से जो है इलेक्शन के ऊपर बात आई और उस 2 रुकनी बेंच ने बात की और उसके बाद फिर 3 रुकनी बेंच ने उसके खिलाफ की, फिर 7 बना, फिर 9 हुआ और ये एक बहुत लंबी दास्तान है, शायद हिस्ट्री में लिखी जाएगी कि मामला शुरू कहाँ से हुआ था और ये कन्फ्यूजन कहाँ से आई। तो ये जो बैरिस्टर साहब बात कर रहे हैं, बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि फाजिल अदालत जब फैसला करती है और ऑर्डर देती है तो वो ऑर्डर दे देती है।
अब उसमें ये नहीं देखा जाता कि वो कहाँ पे और उसके मामलात जो है उसको मानना पड़ता है बाद में, बावजूद उसके कि आप उस पर एतराज करें। यही तो शिकवा आज कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो ये कह रहे हैं कि जी अगर तो खान साहब मान जाते हैं तब ठीक है, हम कोई लचक दिखा लेंगे, नहीं मानते तो फिर देखें यही तो जो इस वक्त हम जिस पूरे कनेंडरम में फंसे हुए वो यही है कि जस्टिस होता हुआ नजर भी नहीं आ रहा, जिसके ऊपर गवर्नमेंट वाली साइड जो है ये प्ली ले रही है कि आप जो है फैसले कानून के मुताबिक करें और इक्वल फुटिंग होनी चाहिए, इक्वल ग्राउंड होना चाहिए सबके लिए। अगर तो जो है ना हम बात करते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के ऊपर जो उनका जुडिशियल मर्डर हुआ था, वो आज तक पिछले 10 सालों से वहां पे एक रिव्यू पिटीशन पड़ी हुई है, उस पर फैसला नहीं हो रहा। नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं, फैसला सही है गलत उस पर मैं बहस नहीं कर रहा। आपने उस वक्त भी सू मोटो लेके जो है पनामा के ऊपर किस्सा किया और अकामा के ऊपर उनको निकाल दिया, वो गलत ये सही, इसकी भी बहस नहीं हो रही। आज भी जो मामला फंसा हुआ है वो इसी ऊपर है कि जो साइडें हैं वो ये कहती हैं कि फैसला बराबरी की बेसिस पे करें, अगर आप नहीं करेंगे तो लोग उसके ऊपर बातें करेंगे, और वही बातें हो रही हैं जो कि हमें खराबी की तरफ लेके जा रही हैं। और मतलब जिस तनकीद का निशाना साबिक चीफ जस्टिस साहिबान को बनाया जा रहा है, खुदा न खास्ता, और ये हमारा इतना अहम मतलब ट्रैकोटमी ऑफ पावर का, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है कि अपने अपने इदारे अपनी अपनी हदूद में रहें, वो नहीं हमें होता हुआ नजर आ रहा। ठीक, अब जो सियासी सूरत हाल है वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है कि आगे चलती जाएगी। इलेक्शन कोई अच्छे माहौल में होते हमें नजर नहीं आते जब भी इलेक्शन होंगे। अब इस सूरत में हमने अपने जो फॉरेन रिलेशंस हैं उनको भी कायम रखना है, अपना निज़ाम भी चलाना है। अब SCO समिट एक इंपॉर्टेंट समिट है, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर्स भी वहां आ रहे हैं, वहां उनकी मुलाकात होगी। सो डिस्पाइट कि आपके घर के अंदर क्या हो रहा है, किस किस्म की अफरा तफरी है, आपने बाहर तो अपने रवाबित और अपना कंडक्ट ठीक रखना है। वो कैसे मुमकिन है? देखिए वो मुश्किल होगा बहुत ज्यादा, और जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर इतनी इंस्टेबिलिटी हो तो उसका असर पड़ता है कि आपने वहां करना है। वहां पे हमने कोई इस किस्म के मामला डोमेस्टिक वाले बायलैटरल गुफ्तगू तो करनी नहीं, लेकिन साइड लाइन पे जो आपकी मीटिंग्स होंगी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के साथ या जो बाकी सेंट्रल एशिया के कंट्रीज उनके साथ हैं, वो मुसलसल चल रही हैं। तो ये पाकिस्तान ने अपनी स्पेस जो है वहां पे कायम रखी। इसके ऊपर भी बड़ा एतराज था कि शायद बिलावल भुट्टो साहब को जाना चाहिए या नहीं, और चूंकि इंडिया जो है G20 का समिट श्रीनगर में करना चाह रहा है और उसके ऊपर हम चूंकि उसका हिस्सा नहीं है, हमने अपने जो है पॉलिसीज के थ्रू अपने फ्रेंडली कंट्रीज को बता दिया। SCO इट्स एन मल्टीलैटरल फोरम, उसमें बायलैटरल गुफ्तगू नहीं होती, वो बड़ा अहम फोरम है जिसमें आपने एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, सेपरेटिज्म, उसके अलावा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करनी है। और चाइना क्योंकि इसका स्पीरहेड करता है सारे मामले को, तो उसमें जाना मेरे ख्याल बहुत अच्छा होगा। जी जी प्लीज। और वहां जाके पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जो है, और स्पेशली जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जाएंगे जिनके ऊपर इंडिया पे बहुत ज्यादा एतराजात हो रहे थे कि जी, यही सवाल मेरा एक था आपसे, उन्होंने जो है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनके ऊपर जिक्र किया और उसके ऊपर इंडिया में बहुत ही इनक्राई हुआ। वेरी राइट, लेकिन ये क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि इंडिया पाकिस्तान के लीडरान क्या करते हैं, क्या बात करते हैं, ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और मेरे ख्याल में जितनी चीज़ें हम यहाँ पाकिस्तान के अंदर सुन चुके हैं तो हम खासे इम्यून हो गए हैं। पॉइंट इस के अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मोदी का यार कह के अपोजिशन को, या जब वो अपोजिशन में थे तो हुकूमत को बहुत ज़्यादा एम्बेरस करती थी। प्रीएम्प्टिव एक बात मैं अगर आपसे करना चाहूँ कि अगर अब वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जाते हैं और यहाँ पे उनके खिलाफ ट्रेंड्स चलाए जाते हैं, बातें की जाती हैं और उनको जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात करने पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है, तो वो कितना हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा? देखिए ट्रेंड चलाने से तो कोई किसी को रोक नहीं सकता, वो सोशल मीडिया हमने देख लिए, लेकिन एक मखसूस जमात बड़ी चलाती है ना, वो चलाती है और शायद और भी चलाएगी। लेकिन समझने की जरूरत यह है कि SCO इज नॉट अ बायलैटरल विजिट, वो इंडिया के स्टेट विजिट पे नहीं जा रहे। दिल्ली के अंदर जो फॉरेन मिनिस्टर्स का समिट हो रहा है उस पे जा रहे हैं, और इस साल चूंकि उसकी सदारत इंडिया के पास है तो इसलिए अगर वो ना जाएं तो वो SCO की सैंक्टिटी को जो है वो हर्ट करेंगे। तो वो उनका जाना जो है उस फोरम को मानना है, बावजूद उसके कि उन्होंने बुचर ऑफ गुजरात का लफ्ज भी बोला और वहां जाके उनके साथ मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल वाइज जो उनको किया जाए, बिल्कुल इट्स अ बोल्ड मूव कि वो जा रहे हैं। वेरी राइट। सलमान गनी साहब, इस मौजू पे अगर कोई कमेंट करना चाहें कि SCO समिट में वजीर खारजा जा रहे हैं, आज दफ्तर खारजा ने इसकी तस्दीक की है। देखिए बात यह कि बैरूनी इस्तेहकाम जो है वो अंदरूनी इस्तेहकाम के साथ मशरूत होता है। पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतर हों तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हों या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वो बैरूनी महाज पर ज़्यादा बेहतर अंदाज के अंदर जुर्रतमंद अंदाज में अपने मफादात को यकीनी बनाएंगे। मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी अगर वहाँ जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी पेशरफ्त है।
और बिलावल साहब, बेनजीर भुट्टो साहबा या जुल्फकार अली भुट्टो वो इंडिया के हवाले से यकसू रहे हैं, कश्मीर के हवाले से यकसू रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि मोदी साहब की अगर कोई रिजर्वेशन होंगी तो होंगी, लेकिन बिलावल साहब बैरूनी महाज पर बेहतर अंदाज के अंदर डिलीवर करते नजर आएंगे। और खास तौर पर उनका इंडिया का विजिट इस हवाले से अहम होगा कि एक जो महाजराई तनाव और कश्मकश की कैफियत आ रही है उसमें वो पाकिस्तान का स्टांस क्या है इस पर खुलकर बात करेंगे। वन लास्ट क्वेश्चन सर, आप समझते हैं कि आज जो मौलाना फजलुर रहमान ने शिकवे किए हैं और बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए शिकवे किए हैं, ये जायज़ हैं या नहीं? बस मौलाना साहब ज़रा जज्बात में आके शायद कोई बात करेगा ऐसी। शहजाद मेरे से सवाल है? जी सर, आपसे। शहजाद मेरे से सवाल है ये? यस सर, सलमान साहब आपसे क्वेश्चन है, आपसे ही किया है। शहजाद देखें, इस वक्त आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था भोनचाली कैफियत। मेरे ख्याल इस वक्त एक नफ्सियाती कैफियत आ रही है कि एक दूसरे पर असरअंदाज होने की कोशिश हो रही है। अगर मौलाना फजलुर रहमान डायलॉग से इनकारी हैं तो यह भी एक नफ्सियाती हरबा है खुद हुक्मरान अलायंस का। मैं समझता हूं कि जिन मामलात का सारे प्रोग्राम में जिक्र हुआ है इसमें से रास्ता तभी निकल सकता है कि जब आप डायलॉग करेंगे। बात यह कि इस कैफियत के अंदर आप इंतखाबात करवाएंगे तो कुछ लोग ऐसे हैं वो इंतखाबात तस्लीम नहीं करते। जब वो इलेक्शन हार जाते हैं तो वो कहते हैं ये 200 दांधी की बुनियाद पर है। मैं तो समझता हूं कि इस्लाहात भी होनी चाहिए और एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि इंतखाबी नताइज सब तस्लीम करेंगे और इंतखाबी नताइज तस्लीम होंगे, पाकिस्तान के अंदर मजबूत हुकूमत बनेगी तो पाकिस्तान के मामला पाकिस्तान के अंदर भी चल पाएंगे और पाकिस्तान से बाहर भी चल पाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब का शुरू से एक अंदाज है, वो भी जारहाना अंदाज अख्तियार करते हैं। अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से रिजर्वेशन शो किया है तो वो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के एक मकतबा फिक्र की तर्जुमानी कर रहे हैं जिसके बहुत सारे डाउट्स पाकिस्तान की अदालत उस्मा के बारे में हैं। वेरी राइट बैरिस्टर साहब, अब अगर सियासी जमातों में मुज़ाकरात होते और कामयाब हो जाते तो जैसे अदालत उज़्मा ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने, तो फिर कोई हम देख लेंगे इसमें कोई रास्ता निकालें। वो रास्ता क्या होगा? अगर वो एक तरफ हमें ये बात समझाई जाती है कि आइन इसमें बड़ा वाज़ेह है और दूसरी तानब अगर सियासी जमातें राज़ी हो जाएं, यानी कि तहरीक इंसाफ और PDM राज़ी हो जाएं किसी मुद्दे पे तो रास्ता निकलेगा। तो वो रास्ता क्या होगा, कैसे निकलेगा फिर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट्स आती रही हैं सुप्रीम कोर्ट की मीडिया के अंदर वो वही की जो आप कह रहे हैं, लेकिन जो उनके रिटर्न ऑर्डर आते रहे हैं उसमें उन्होंने ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे लिखी थी कि ये जो डायलॉग हैं ये आइन पे अमल दरामद से रोक नहीं सकते। तो मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट चाहती थी कि शायद किसी किस्म का पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप हो जाए और वो अपने आप को इस सारे मामले से रेस्क्यू कर लें, जो होता हुआ नजर नहीं आता। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को एक मुनासिब हद तक तो इस मामले में अगर वो अपनी तशरीह दे के इस मामले को पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ देना चाहिए था कि वो इस मसले का हल निकालें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देखिए कुल्ली तौर पर वो सारे मामलात की रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस मुल्क के अंदर। अल्टीमेटली पार्लियामेंट जो है वो ही सबसे सुप्रीम इदारा है और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस मुल्क को संभाले और इस मुल्क के जितने मसाइल हैं उसको हल करने की कोशिश करें। तो सुप्रीम कोर्ट को तशरीह करके अपना किरदार अदा करके उनको साइड पे हो जाना चाहिए और ये मौका पार्लियामेंट को देना चाहिए, सियासतदानों को देना चाहिए कि वो इस मुल्क के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। वेरी राइट, हमायूं खान साहब, फाइनली जी सियासतदानों को देना चाहिए और सियासतदानों के पास मौके आए भी हैं, लेकिन अब मसला ये है कि कुछ अरसे से कुछ ऐसे इरिटेंट्स सियासत में आ गए हैं कि जिनकी वजह से वो मौका हो भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। देखें, गुफ्तगू के ज़रिए ही बातचीत और अगर हम PTI का जिक्र करें तो इमरान खान साहब अपनी पूरी जो 4 साल 3 साल 7 महीने की जो उनकी गवर्नमेंट थी और उससे पहले वाला जो उनका 20 साल का स्ट्रगल का जो वो बताते हैं उसमें उस वक्त के हालात का सबसे बड़ा जो क्राइसिस था वो अफगानिस्तान में ISAF की फोर्सेस और अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट थी और वो कहते थे कि बातचीत के ज़रिए ही हल होगी। ये उनका मौक़िफ़ था और थ्रू आउट रहा जब तक वो बात करते रहे, जिसकी वजह से उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी आता रहा और वहाँ पे जो है लाखों के करीब लोग मरे और क्या हालात बने वो सबके सामने। इधर वो हालात नहीं है, किसी ने किसी के बंदे नहीं मारे हुए। ये एक क्राइसिस है जो कि जिद की वजह से बन गया। उसको ख़त्म करने के लिए जो है कुछ राय थी जो कि शायद वक्त गुजर गया, गवर्नमेंट की तरफ से एतराज़ था कि फुल बेंच बन जाता जहाँ से बात नहीं मानेगी। और फिर ये जो अभी बैरिस्टर साहब भी बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, अब लफ्ज़ जो हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से हमें अंदर की डिवीजन नज़र आई है। रमज़ान पाकिस्तान।